तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद विकास राही में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट को देखेंगे। चैप्टर का नाम दिया गया है यूरोप में राष्ट्रवाद। इस पूरे चैप्टर को मैं कहानी की तरह से समझाऊंगा और आप पूरे वीडियो को देखते रहिएगा, आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये इतिहास का पहला चैप्टर है, जिसकी वजह से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अक्सर जो होता है शुरुआत वाले चैप्टर से ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं चैप्टर को। चैप्टर का नाम आपने देखा, चैप्टर का नाम था यूरोप में राष्ट्रवाद। हम लोग एक एक करके पूरी चीज़ों को समझेंगे और जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है। तो राष्ट्रवाद का अर्थ होता है देश प्रेम। अगर किसी को देश से प्रेम है, देश से लगाव है, वह देश के भलाई के बारे में सोचता है, तो यह चीज़ राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रवाद है यह कहाँ हुआ था? ये यूरोप में हुआ था, क्योंकि चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप क्या है? तो यूरोप एक महादेश है। तो आप चैप्टर का अर्थ को समझ गए। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, यानी यूरोप महादेश है। वहाँ क्या हुआ कि जो भी देश है उसमें देश के लोगों को देश प्रेम हुआ, यानी वे लोग अपने देश के प्रति सोचने लगे, देश के प्रति थोड़ा सा जागरूक हो गए, और यही चीज़ कहलाया राष्ट्रवाद। यूरोप के कुछ महत्वपूर्ण देश के एवं उसकी राजधानी को देखते हैं। ठीक है, इसमें पहला देश है फ्रांस। फ्रांस की जो राजधानी है वह है पेरिस। दूसरा है इंग्लैंड। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। तीसरा ऑस्ट्रिया, इसकी राजधानी वियना। वियना है, वियना। ठीक है, वियना लिखा गया है, वियना होता है। इसके बाद है जर्मनी, इसकी राजधानी है बर्लिन। इटली की राजधानी है रोम, और उसकी राजधानी है मॉस्को। ये देश बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में इन देशों का नाम आएगा, इन देशों का जिक्र होगा। तो अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा जानते रहेंगे, इसका नाम सुने रहेंगे, तो चैप्टर को समझने में आसानी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पहले क्या था कि लगभग सभी देशों में क्या होता था? राजा का शासन होता था। और इस चैप्टर की कहानी जो है शुरुआत होती है फ्रांस देश से। ठीक है, तो फ्रांस में भी पहले क्या होता था? राजा का शासन होता था। लगभग हर देश में राजा का शासन था। हमारे यहाँ भी पहले राजा का ही शासन होता था। फिर क्या हुआ कि मुगल आए, उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेज सब आए, इस प्रकार से जो है, और फिर भारत को बाद में आज़ादी मिला। तो फ्रांस में राजा का शासन था, और राजा का शासन जो होता है एक वंश के आधार पे होता है, जिसे हम लोग राजवंश कहते हैं। जैसे कि भारत में था मौर्य वंश, खिलजी वंश, ठीक है ना, अलग अलग वंश था। उसी प्रकार से फ्रांस में भी राजा का वंश चलता था, और जिस राजवंश का वहाँ पे शासन था उसका नाम था बुर्बो राजवंश। तो क्वेश्चन आएगा कि बताइए बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? तो हम लोग बताएंगे कि फ्रांस में। तो ये जो बुर्बो राजवंश जो था ये बहुत दिनों से चलता आया, और बुर्बो राजवंश के जो राजा होते थे इसे लुई कहा जाता था। जो पहला राजा आया उसका नाम था लुई एक, इसके बाद लुई दो, लुई तीन, इस प्रकार से इसके राजा को लुई कहा जाता था। तो क्या हुआ एक बार कि जब फ्रांस का राजा लुई 16वां था। जब फ्रांस का राजा लुई 16वां था, उस समय क्या हुआ कि फ्रांस में एक क्रांति हो गई, जिसे फ्रांसीसी क्रांति नाम दिया गया। तो क्वेश्चन आएगा कि बताइए फ्रांसीसी क्रांति लुई 16वां के समय में हुआ, और ये क्रांति कब हुआ? तो ये 1789 ईस्वी के समय में हुआ था। और यहीं से क्या होता है कि राष्ट्रवाद का शुरुआत धीरे धीरे जो है देखने को मिलता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखिएगा। फ्रांस जो देश है वहाँ पे राजा का शासन था। राजा का शासन जो है एक वंश के आधार पे होता है। तो वह कौन सा वंश था जो शासन करता था? तो बुर्बो राजवंश था। बुर्बो राजवंश के राजा का एक नाम था लुई 16वां, जिसके समय में फ्रांसीसी क्रांति होती है। और ये क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में। और इस क्रांति के बाद क्या हुआ कि जो लुई 16वां है उसे शासन से वंचित कर दिया गया, और कुछ समय के बाद तो इसकी हत्या भी हो जाती है। तो इसको शासन से वंचित कर दिया गया, और इसके बाद क्या होता है कि वहाँ कुछ जनता जो लोग होते हैं, ठीक, वो एक प्रकार का सरकार का गठन करते हैं और वह शासन चलाते हैं। लेकिन उसी में क्या होता है, आगे चल करके एक व्यक्ति आते हैं जिसका नाम रहता है नेपोलियन बोनापार्ट। इससे क्या होता है कि यूरोप का, फ्रांस का जो है शासन संभालने का जिम्मेवारी मिलता है, और ये योग्य होता है। तो ये क्या करता है, आगे चल करके ये फ्रांस का राजा बन जाता है 1804 ईस्वी में। तो क्वेश्चन आएगा कि बताइए नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का राजा कब बनता है? कि ये 1804 ईस्वी में फ्रांस का राजा बनता है। और तब से क्या हुआ, इसने हर जगह जा कर के पहले तो फ्रांस में ही सुधार किया, और इसके बाद धीरे धीरे ये पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने लगा, यानी देश हित को बढ़ावा देने लगा, और देश के लिए लड़ाई करने के लिए ये लोगों को प्रेरित करने लगा। तो सवाल आएगा कि बताइए यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने दिया? तो हम लोग बताएंगे नेपोलियन बोनापार्ट, क्योंकि सबसे पहला व्यक्ति यही था जिसने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया, देश के लिए लड़ने के लिए लोगों को आगे बढ़ाया। इसलिए यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका है वह नेपोलियन बोनापार्ट का है। इसने क्या किया, अपने राज्य में जो भी खराब नीति चलता था पहले के राजाओं के द्वारा उसे दूर करने का काम किया, और जनता को जो भी हो सके सुविधा देने का प्रयास किया, जिसके वजह से आसपास के जो देश थे वहाँ के लोगों ने भी
नेपोलियन बोनापार्ट को बोला कि हमारे यहाँ भी आप आइए और यहाँ के शासन व्यवस्था को भी थोड़ा सुधार कीजिए। इसी क्रम में क्या होता है, नेपोलियन बोनापार्ट जर्मनी जाते हैं और जर्मनी जो है एक लगभग पूरी तरीके से विखंडित देश था। वहाँ लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे और जिसमें हर जगह क्या होता था, अलग अलग प्रकार के राजा होते थे, सबका नियम कानून अलग अलग था। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है, नेपोलियन बोनापार्ट ये जाते हैं जर्मनी में और वहाँ जर्मन राइन राज्य का स्थापना करते हैं। बहुत सारे राज्य को जो है ना, वहाँ के राजाओं को हरा करके और उसे मिला करके एक शक्तिशाली जर्मन राइन राज्य का स्थापना करते हैं। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में कि बताइए जर्मन राइन राज्य का स्थापना किसने किया था, तो जवाब होगा कि नेपोलियन बोनापार्ट किया था, जो कि वास्तव में तो फ्रांस का शासक था, लेकिन इसका शासन प्रणाली अच्छा था जिसकी वजह से ये दूसरे जगह जाकर के भी अपना प्रभाव दिखाता था। इस प्रकार से क्या हुआ कि धीरे धीरे यूरोप में नेपोलियन का प्रभाव दिखने लगा। सभी को पता चलने लगा कि नेपोलियन जो है वो अच्छे प्रकार से शासन करता है। इसके वजह से क्या हुआ कि इसके जो भी पड़ोसी देश थे, ठीक है, उनको इससे दिक्कत होने लगा और वे लोग सोचने लगे कि अगर नेपोलियन इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहा तो फिर क्या है कि हम लोगों के लिए दिक्कत है। इसलिए नेपोलियन को हराने के लिए रूस, ब्रिटेन, इंग्लैंड, यानी कि ब्रिटेन को ही इंग्लैंड कहते हैं, ऑस्ट्रिया और पर्सा, ये 4 देश जो है वह नेपोलियन को हराने के लिए, क्योंकि नेपोलियन फ्रांस का शासक था और इसे हराने के लिए क्या हुआ, उन्होंने एक योजना बनाया और इसके तहत क्या हुआ कि एक लड़ाई हुआ। उस लड़ाई का नाम है वाटरलू की लड़ाई। और ये वाटरलू की लड़ाई 1815 ईस्वी में लड़ी गई, जिसमें क्या था कि एक साइड से 4 देश थे। 4 देश कौन कौन थे? इन 4 देश में आता है रूस, दूसरा है ब्रिटेन जिसको इंग्लैंड बोलते हैं, इसके बाद है ऑस्ट्रिया और चौथा है पर्सा। ये 4 देश एक साइड से थे और दूसरी साइड से थे फ्रांस। इसमें क्या होता है, फ्रांस के साइड से कौन लड़ रहा था? तो फ्रांस के साइड से ही था नेपोलियन। तो इस लड़ाई में क्या होता है कि चूंकि इधर 4 देश है एक साइड और इधर ये देश अकेला है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फ्रांस को जो है हार मिलती है और नेपोलियन को क्या होता है, नेपोलियन की हार हो जाती है और नेपोलियन को बंदी बना लिया जाता है। और इसे बंदी बना करके सेंट हेलेना द्वीप, ठीक है, इस द्वीप में भेज दिया जाता है इसे बंदी बना करके, जहाँ पे क्या होता है कि नेपोलियन की मृत्यु कुछ समय के बाद 1821 ईस्वी में हो जाती है। तो क्वेश्चन आएगा कि बताइए नेपोलियन बोनापार्ट की जो है लड़ाई होती है वाटरलू की लड़ाई, और ये वाटरलू की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो बताइएगा 1815 ईस्वी में। नेपोलियन की हार भी किस लड़ाई में हुई? तो वाटरलू की लड़ाई में, जो कि 1815 में हुआ था। इसमें फ्रांस जो है वो अकेले लड़ रहा था। दूसरे साइड से कौन कौन देश थे? तो रूस, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और पर्सा था। नेपोलियन को बंदी कब बनाया गया? तो 1815 ईस्वी में। इसे कहाँ भेजा गया? तो सेंट हेलेना द्वीप पे। और नेपोलियन की मृत्यु कब हो गई? तो 1821 ईस्वी में। ये तो बाद में मृत्यु हुई। जैसे ही इसे बंदी बना के भेजा गया तो जो भी जीते हुए देश थे, यानी 4 जो देश थे, 4 देश कौन कौन थे? तो रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और पर्सा, ये चारों देश जो जीते हुए थे, इन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे फ्रांस का जो क्षेत्र था उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया। फ्रांस ने जो भी क्षेत्र को जीता था, उसके पास जो भी अधिकार में था, सभी चीज़ों को ये जीतते हुए देशों ने आपस में बांटना शुरू कर दिया। और इसे किस प्रकार से बांटा जाए, इसके लिए इन्होंने एक सम्मेलन किया। और ये जो सम्मेलन है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी में हुई थी। मैंने शुरुआत में बताया था कि ऑस्ट्रिया की राजधानी का नाम है वियना। तो ये सम्मेलन जो होता है वो वियना में होता है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, इसलिए इसका नाम रख दिया जाता है वियना सम्मेलन। तो क्वेश्चन आएगा कि बताइए नेपोलियन के हार के बाद कौन सा सम्मेलन किया गया? तो वियना सम्मेलन। और ये कब हुआ? तो ये भी 1815 ईस्वी में ही हुआ था। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है कि वियना सम्मेलन कब हुआ, तो बताएंगे 1815 ईस्वी में। कहाँ हुआ? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। इसमें कौन कौन देश भाग लिए थे? तो जो देश जीते हुए थे, यानी रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और पर्सा, ये चारों देश क्या थे? इसमें शामिल थे। और चूंकि ये जो सम्मेलन हो रहा था ये ऑस्ट्रिया की राजधानी में हो रहा था, इसलिए इसका जो अध्यक्ष बनाया गया उसे बनाया गया ऑस्ट्रिया के चांसलर को। चांसलर का अर्थ होता है प्रधानमंत्री। जो पद अपने यहाँ प्रधानमंत्री का है, वही यूरोप के अन्य देशों में चांसलर उसे बोला जाता है। तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक, उसका नाम था मेटरनिक, जिसने क्या किया कि वियना सम्मेलन का अध्यक्षता किया। ये उसके अध्यक्ष थे, जो कि 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ। और इस वियना सम्मेलन के बाद क्या हुआ कि ये फैसला लिया गया कि अब फ्रांस का चूँकि जो शासक था नेपोलियन, उसे तो बंदी बना लिया गया था और कोई भी अन्य देश इतने शक्तिशाली नहीं थे, जिसके वजह से क्या हुआ, जो अध्यक्ष मेटरनिक बना था, मेटरनिक जो अध्यक्ष बना था, चांसलर था, उसने क्या किया, धीरे धीरे सभी नियमों को अपने अनुकूल बनाने लगा। और तब से क्या हुआ कि यूरोप में मेटरनिक का बात जो है सभी देश मानने लगे। धीरे धीरे इसका जो है प्रभाव दिखने लगा। तो ऐसा माना जाता है कि
1815 के इस वियना सम्मेलन के बाद यूरोप में मेटरनिक युग का अंत हो जाता है और मेटरनिक युग की शुरुआत होती है, क्योंकि नेपोलियन जो है उसे बंदी बना के सेंट हेलेना द्वीप पे भेज दिया गया था और मेटरनिक जो है अपने बातों को सबके सामने रख रहा था और सभी देश इसके बातों को मान रहे थे। इसलिए माना जाता है कि वियना सम्मेलन के बाद क्या हुआ कि नेपोलियन युग का अंत हो गया और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। तो क्वेश्चन आएगा कि बताइए मेटरनिक युग कब शुरू हुआ, तो 1815 में। लेकिन क्या होता है, इसका भी एक अंत आता है और मेटरनिक के युग का भी पतन होता है 1848 में। तो क्वेश्चन आएगा कि मेटरनिक युग कब से कब तक चला, तो 1815 से लेकर के 1848 तक। इतने बीच तक क्या था कि यूरोप में जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे उसमें मेटरनिक का जो है पहुंच होता था, मेटरनिक के बातों को उसमें रखा जाता था। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे का कहानी कुछ इस प्रकार से है कि फ्रांस की कहानी ही है। अभी तक हमने देखा कि फ्रांस में नेपोलियन का शासन चल रहा था, वो अपने यहाँ अच्छा कर रहा था, जिसके वजह से उसके पड़ोसी देशों ने मिल करके उसे हराने का काम किया। अब क्या था कि फ्रांस की ही क्रांति का चर्चा हो रहा है, लेकिन ये जो क्रांति हुआ था ये जुलाई 1830 ईस्वी में हुआ था। ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जुलाई 1830 की फ्रांस की क्रांति। जब जुलाई 1830 की फ्रांस की क्रांति हो रही थी, उस समय फ्रांस का जो राजा था उसका नाम था चार्ल्स दसम। ठीक है, 1830 के समय राजा कौन था, चार्ल्स दसम था। और ये बहुत ही निरंकुश राजा था, यानी ये किसी की बातों को नहीं मानता था, किसी की बातों को नहीं समझता था और अपने तरीके से शासन चलाता था। इसने क्या किया, एक व्यक्ति था जिसका नाम था पोलिगनेक। इसने पोलिगनेक को अपना प्रधानमंत्री बनाया, यानी चांसलर बनाया। और ये पोलिगनेक जो था, इसने क्या किया, एक शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग, यानी कि जो लोग मजबूत तबके के हैं, ऊंचे तबके के हैं, जिनके पास पैसे हैं, वैसे लोगों का एक वर्ग बनाया, वैसे लोगों का एक ग्रुप बनाया। जिसके वजह से क्या हुआ कि जनता एकदम विरोध करने लगे कि बताइए जो आम गरीब लोग हैं उन पे तो ध्यान नहीं दिया जा रहा है, केवल बड़े लोगों के ऊपर ही ध्यान दिया जा रहा है। जनता विरोध करने लगे, धरना प्रदर्शन इस प्रकार से जो है आंदोलन करने लगे। तो जो राजा था, फ्रांस का राजा था 1830 के समय, चार्ल्स दसम, उसने क्या किया कि विरोध को शांत करने के लिए 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेश जारी किया। अध्यादेश क्या होता है, तो जब संसद की बैठक नहीं हो रही होती है उस समय तत्काल में जो निर्णय लिए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, उसे अध्यादेश कहते हैं। तो ऐसे टोटल 4 अध्यादेश जारी किए और चार्ल्स दसम का मानना था कि इस अध्यादेश के वजह से क्या होगा कि जनता शांत हो जाएंगे और ये जो विरोध हो रहा है, ठीक है, वो बंद हो जाएगा। लेकिन इसका कुछ उल्टा ही हुआ, क्योंकि जनता पहले से ही दुखी थे। उनका मानना था कि ये पोलिगनेक तो गलत कर ही रहा है, साथ में ये जो राजा है ये भी उसी का साथ दे रहा है जो कि गलत चीज़ों को बढ़ावा देता है। इस प्रकार से क्या हुआ, जनता और दुखी हो गए और जनता ने क्या किया कि चार्ल्स दसम के खिलाफ क्रांति की घोषणा कर दी 28 जुलाई 1830 को। और इस प्रकार से क्या हुआ कि 28 जुलाई 1830 ईस्वी को क्रांति शुरू हो गई फिर से फ्रांस में। और ये क्रांति चूंकि जुलाई महीने में हुई थी, इसलिए इसे जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। क्रांति का असर ये हुआ कि चार्ल्स दसम को अपना गद्दी छोड़ करके इंग्लैंड भागना पड़ा। तो चार्ल्स दसम जो था वो फ्रांस का तो राजा था, लेकिन जैसे ही 28 जुलाई 1830 को क्रांति शुरू हो गई, इसने क्या किया, फ्रांस की गद्दी छोड़ करके अपनी जान बचाने के लिए यह इंग्लैंड भाग गया। और फिर फ्रांस का नया राजा जो है, यहाँ राजा होगा, फ्रांस का जो नया राजा है वह लुई फिलिप बना। ठीक है, फ्रांस का नया राजा लुई फिलिप बना और इसका जो वंश था ये था आर्यलेंस वंश। और इस प्रकार से क्या होता है, 1830 से लेकर के 1830 के बाद क्या हुआ कि फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। तो ये सवाल एक बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि बताइए फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कब हुई, तो बताएंगे 1830 ईस्वी के बाद। ठीक है, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ कि जो भी फैसले लिए जाते थे वह जनता से पूछ करके लिए जाते थे, इसलिए इसे संवैधानिक राजतंत्र बोला गया। कुछ समय के बाद फ्रांस में लुई फिलिप के खिलाफ भी क्रांति शुरू हो गई। और ये जो क्रांति शुरू हुई 1848 ईस्वी में हुई, इसलिए इसे 1848 की फ्रांसीसी क्रांति का नाम दिया जाता है। और इस समय जो राजा था लुई फिलिप ही था, जो कि 1830 में राजा बना था। लुई फिलिप ने क्या किया, 1840 ईस्वी में गीजो नामक व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री बनाया। और ये जो गीजो था, इसकी जो नीति थी वह ठीक ढंग की नहीं थी, जिसके वजह से इसके शासनकाल में, गीजो के शासनकाल में फ्रांस के अंदर बेरोजगारी और भुखमरी की समस्या बढ़ गई, जिसके वजह से लोग और परेशान हो गए और इस राजा के सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाने का कोशिश करने लगे। इसी बीच में क्या हुआ, जो लोग सुधारवादी थे, यानी जो चाहते थे कि स्थिति में परिवर्तन आए और लोगों का ज़िंदगी बेहतर हो, उन लोगों के द्वारा पेरिस में
थियर्स एक व्यक्ति थे, उनके नेतृत्व में क्या हुआ, एक विशाल भोज का आयोजन किया गया। और ये जो आयोजन था वह 22 फरवरी 1848 को हुआ था, जिसमें क्या हुआ, बहुत सारे लोग अन्य जगहों से आए पेरिस के अंदर और सभी लोग एक जगह हो गए। जिसके बाद यह निर्णय लिया गया कि अब क्या करना है, इस राजतंत्र के खिलाफ हम लोगों को आवाज़ उठाना है और इसे सत्ता से वंचित करना है, इसे गद्दी से हटा देना है। और उसके 2 दिन के बाद 24 फरवरी 1848 ईस्वी को लुई फिलिप के खिलाफ क्रांति शुरू हो जाती है, जिसके वजह से ये क्रांति इतनी बड़ी हुई कि लुई फिलिप को गद्दी छोड़ करके इंग्लैंड भागना पड़ा। और फिर फ्रांस का एक नया राजा बना जिसका नाम था लुई नेपोलियन। तो क्या हुआ, आपने देखा कि 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट राजा बना। इसके बाद क्या हुआ, उसको 1815 ईस्वी में वाटरलू की लड़ाई में उसे हराया गया। और इसके बाद और भी अन्य राजा बने, लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं थे। फिर 1830 में जब क्रांति होता है तो उस समय राजा चार्ल्स दशम थे, जिसे हटाने के बाद लुई फिलिप को राजा बनाया गया। और लुई फिलिप जब शासन कर रहा था तो 1848 में फिर से क्रांति होता है। और जिसके बाद क्या होता है कि इसे भी इंग्लैंड भागना पड़ता है और फ्रांस का नया राजा जो है लुई नेपोलियन, इसे बनाया गया।